अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है विटामिन B12 यानी कि साइनोकोब्लामिन, जिसको हम कोब्लामिन भी बोलते हैं या CBL भी बोलते हैं। ये भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ग्रुप में एक विटामिन आ जाता है जो लार्जेस्ट विटामिन सब विटामिन्स में माना जाता है, यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में ये लार्जेस्ट विटामिन माना जाता है, या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन्स में ये सबसे लार्जेस्ट विटामिन माना जाता है। तो ये भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन्स में एक विटामिन आ जाता है जो एक यूनिक विटामिन है ह्यूमन न्यूट्रिशन में। इसकी माल एब्जॉर्प्शन से फैटल सिंड्रोम होता है, मतलब या तो पेरिनीशियस एनीमिया होता है या तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, जिसका क्लिनिकल फीचर ये है कि उससे डाइमाइलिनेटिंग लेजेंस पड़ जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये सबसे बड़ा विटामिन माना जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। इसका स्ट्रक्चर यूँ है कि इसमें कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है जो बनी होती है 4 पायरोल्स की, जिसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है रिंग के सेंटर में। इसके बाद अगर हम इसके फूड सोर्सेज की ओर देखेंगे, ये मोस्टली पाया जाता है एनिमल ओरिजिन वाले फूड्स में। प्लांट ओरिजिन वाले फूड्स में ये बिल्कुल कम प्रेजेंट होता है। अक्सर ये हमें हासिल होता है हर्बीवोरस प्रोडक्ट से। और जो भी ऑर्गेनिजम्स वेजिटेरियंस होते हैं, ट्रू वेजन्स होते हैं, वो दिस एडुकेट अमाउंट में मिल्क भी पर डे बेसिस पे इंक्लूड करने चाहिए अपने डाइट प्लान में, क्योंकि मतलब वेजिटेरियंस होने की वजह से उनकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रहती है, क्योंकि ये विटामिन B12 यानी कि साइनोकोब्लामिन जो है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है एनिमल ओरिजिन वाले फूड्स में। प्लांट ओरिजिन वाले फूड्स में ये किसी किसी में पाया जाता है, लेकिन उनमें भी बिल्कुल कम प्रेजेंट होता है। अगर हम इसमें रिचेस्ट सोर्स की बात कर लेंगे, सबसे ज़्यादा ये प्रेजेंट होता है लिवर में, लेकिन लिवर किसका, या तो गोट का, या तो शीप का, या तो ऑक्स का। इसके बाद अगर हम गुड सोर्सेज मतलब सेकंड नंबर पे क्या है इसका सोर्स, ये मीट में फिश, एग, किडनी और ब्रेन। इसके बाद अगर हम फेयर सोर्स में मतलब फेयर अमाउंट में पाया जाता है ये फ्रेश मिल्क में, मिल्क पाउडर में, या चीज़ में। तो इसके अलावा फूड सोर्सेज के अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो विटामिन B12 बनाते हैं, और उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं और कुछ एल्गे आ जाते हैं। जो ये बैक्टीरिया और एल्गे जिनसे विटामिन B12 बनता है यानी कि साइनोकोब्लामिन बनता है, तो उनसे हम कैसे हासिल करते हैं ये विटामिन B12? ये फूड चेन के थ्रू हासिल हो जाता है। कैसे हासिल हो जाता है, मतलब ह्यूमंस जो है वो फूड लेते हैं, उस फूड में कुछ बैक्टीरिया और एल्गे प्रेजेंट होते हैं जिनमें विटामिन B12 पाया जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो वैसे ही उसी के थ्रू हमारी बॉडी तक ये एंटर हो जाता है विटामिन B12, या पास हो जाता है विटामिन B12। इसके बाद अगर हम इसके फंक्शंस की बात कर लेंगे, विटामिन B12 जो है सबसे पहला फंक्शन है, इससे एरिथ्रॉइड सेल्स यानी कि एरिथ्रोसाइट्स की मैच्योरेशन होती है, मतलब वो मैच्योर हो जाते हैं, उनमें प्रमोशन पाई जाती है। इसके बाद इससे बोन मैरो एलिमेंट्स की क्वालिटी भी बढ़ती है, और इससे WBC या प्लेटलेट काउंट भी बढ़ता है, या इससे एपिटाइट स्टूमुलेट होती है, बढ़ती है, भूख बढ़ती है इससे। या किसी को अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, वो जिसमें विटामिन B12 अच्छा अमाउंट में होगा, वो भी क्योर हो सकते हैं इससे। और इससे न्यूक्लिक एसिड प्रोड्यूस करने में विटामिन B12 का काम होता है। विटामिन B12 इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा डीएनए न्यूक्लिक एसिड है यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो जेनेटिक मटेरियल होता है सेल का, इसको बनाने के लिए विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद ये फंक्शन करता है हमारी बॉडी में एज अ कोएंजाइम भी बहुत सारे रिएक्शंस से।
इसके बाद अगर हम इसकी डेफिशिएंसी पे जाएंगे, इसकी डेफिशिएंसी से या तो पेरिनीशियस एनीमिया हो सकता है या तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। चाहे पेरिनीशियस एनीमिया हो चाहे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो, दोनों के साइंस और सिम्टम्स यानी कि क्लिनिकल फीचर्स हैं, दोनों में हेमोग्लोबिन कंटेंट लो हो जाता है और टंग में सोरनेस या इन्फ्लेमेशन पाई जाती है, या नर्वस सिस्टम वीक होता है, या स्टोमक में एसिडिटी या वीक बढ़ जाता है। इसके बाद अगर हम इसका आरडीए देखेंगे, इसका आरडीए जो है, इसका आरडीए चार्ट ये है। इसका आरडीए अगर देखेंगे, अगर हम मैन की बात कर लेंगे, सीडेंट्री वर्क, मॉडरेट वर्क या हैवी वर्क के लिए 1 माइक्रोग्राम पर डे लेना होता है आईसीएमआर के हिसाब से। फिर वुमेन की बात कर लेंगे, सीडेंट्री वर्क, मॉडरेट वर्क या हैवी वर्क में आईसीएमआर के हिसाब से 1 माइक्रोग्राम पर डे, प्रेगनेंसी में 1, लैक्टेशन में 1.5 माइक्रोग्राम पर डे, इन्फेंट्स 0 to 6 मंथ्स या 6 to 12 मंथ्स तक 0.2 माइक्रोग्राम पर डे, चिल्ड्रन 1 to 3 ईयर्स, 4 to 6 ईयर्स, 7 to 9 ईयर्स तक 0.2 to 1.0 माइक्रोग्राम पर डे लेना होता है। इसके बाद एडोलेसेंट बॉयज़ या गर्ल्स की बात कर लेंगे 10 to 12 ईयर्स तक, उनमें 0.2 to 1.0, एडोलेसेंट बॉयज़ या गर्ल्स 13 to 15 ईयर्स तक भी 0.2 to 1.0, एडोलेसेंट बॉयज़ या गर्ल्स 16 to 18 ईयर्स तक भी 0.2 to 1.0, मतलब एडोलेसेंट के हर एक एज में 0.2 to 1.0 माइक्रोग्राम पर डे लेना होता है। इसके बाद अगर हम FAO या WHO के हिसाब से देखेंगे, एडल्ट मेल्स में 19 to 65 प्लस तक 2.0 AR के हिसाब से, RNA के हिसाब से 2.4, एडल्ट फीमेल्स 19 to 65 प्लस तक AR के हिसाब से 2.0, RNA के हिसाब से 2.2, प्रेगनेंसी के दौरान AR के हिसाब से 2.2, RNA के हिसाब से 2.6, लैक्टेशन में AR के हिसाब से 2.4, RNA के हिसाब से 2.8, इन्फेंट्स में 0 to 6 मंथ्स तक AR के हिसाब से 0.3, RNA के हिसाब से 0.4, इन्फेंट 7 to 12 मंथ्स तक AR के हिसाब से 0.6, RNA के हिसाब से 0.7, चिल्ड्रन 1 to 3 ईयर्स तक AR के हिसाब से 0.7, RNA के हिसाब से 0.9, चिल्ड्रन 4 to 6 ईयर्स तक AR के हिसाब से 0.1, RNA के हिसाब से 1.2, चिल्ड्रन 7 to 9 ईयर्स तक AR के हिसाब से 1.5, RNA के हिसाब से 1.8, एडोलिसेंट 10 to 18 ईयर्स तक AR के हिसाब से 2.0, RNA के हिसाब से 2.4 माइक्रोग्राम। ये आरडीए मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस या रिकमेंडेड न्यूट्रिशन अलाउंस आप कहे पाया जाता है विटामिन B12 का, ये आप नोट कर सकते हैं, ये भी आप नोट कर सकते हैं नोट्स। थैंक यू।